मैं आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, जो बिहार एसआई के एग्जाम में भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? पूछ रहा है सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्डमम हिल से टकराने के बाद तमिलनाडु के तट पर यानी कोरोमंडल तट पे बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। कौन समाप्त किया हुआ था दोहरी शासन नीति को? लॉर्ड कैनिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। कब रहे थे? 1947 से 48 तक। इन्हीं के समय में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित हैं। 1899 से 1905 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर रहे थे। लॉर्ड रिपन भारतीयों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण, जो भारतीयों के लिए अच्छा था, जिन्हें भारतीयों के लिए मित्र कहा जाता था, मित्र के रूप में जाना जाता था, वो थे लॉर्ड रिपन। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? तो कागज उद्योग के लिए। कौन सा उद्योग? कागज उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के बाएं तट पर, हुगली नदी के बाएं तट पर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरमागुआ बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। क्या निर्यात किया जाता है? अयस्क। क्या चीज़ निर्यात किया जाता है मरमागुआ बंदरगाह से? अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी पाई जाती है, तो आप सबों को पता होगा काली मिट्टी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इन 4 राज्यों में पाई जाती है, जिसमें सबसे बहुल क्षेत्र में महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी कपास का उत्पादन काली मिट्टी पे ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं पाई जाती है। पूछ रहा है पाई जाती है, तो पाई जाती है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, यानी एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछता नहीं पाई जाती है तो तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता, लेकिन पूछ रहा है पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, इसके साथ साथ कर्नाटक में भी पाई जाती है। तो यहाँ कर्नाटक नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? पूछ रहा है मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कर्नाटक राज्य में कौन सा हवाई अड्डा है। कर्नाटक राज्य में है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? पश्चिम बंगाल में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। और नई दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तमिलनाडु में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो हरगोविंद खुराना पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि हरगोविंद खुराना भारतीय अमेरिकी चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिक थे और इन्हें 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो जयपुर के निकटतम है। सांबर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान। और किस शहर के निकटतम है, मतलब नगर के? तो जयपुर के सांबर झील।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम है तमिलनाडु में और तारापुर है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कलपक्कम तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी, जो इसकी मौसी थी। मतलब गौतम बुद्ध जी के जन्म के उपरांत ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन गौतमी जी के द्वारा ही किया गया था और इनके नाम पर ही इनका नाम गौतम भी पड़ा। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? गौतमी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी, संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी और महामाया बुद्ध की माता थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार, जिसमें सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा है? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, यह सबसे प्रमुख आक्रमण है। कब आक्रमण किया गया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में। यह बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। महमूद गजनवी के द्वारा कुल कितनी बार आक्रमण किया गया भारत पे? 17 बार। और सबसे जो प्रमुख आक्रमण था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर थे। और इनके समय में ही जैन धर्म बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, यानी जैन धर्म जो वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी हैं। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो कौन सा राजा था जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाहियान किस देश का निवासी था? तो फाहियान चीन देश का निवासी था और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट जी के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पे आया था। कहाँ आया था? कालीकट, केरल के तट पे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आप सबों को पता होगा महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ है? तो भारत के संविधान के 76वें अनुच्छेद में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? पूछ रहा है रेडियो सक्रिय नहीं है, तो जिक्टोनियम रेडियो सक्रिय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के जो द्वारा दिया गया था। राजा की उपाधि इन्हें कौन दिए हुए थे? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इनके द्वारा जो प्रमुख अखबार थे कौमुदी और मिरातुल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, पूछ रहा है लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है,
भारत का नागरिक हो, बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 30 वर्ष से कम न हो। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष रखा गया है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये योग्यता नहीं है लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। पागल या दिवालिया न हो तो ये बिल्कुल होना चाहिए, मतलब पागल और दिवालिया उनसे नहीं होना चाहिए। सरकारी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्र 30 वर्ष से कम न हो, पूछ रहा है योग्यता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, जिसे 1857 के क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया और वहीं इसकी मृत्यु हो गया था। तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर कहाँ होते हैं? राज्य में, यानी विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसादप्रंत होते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहेगा गवर्नर को हटा सकता है और नए गवर्नर को बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो कार्बन 14 पद्धति लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, रीता फारिया, कौन थी जो विश्व सुंदरी चुनी गई भारत की पहली महिला? रीता फारिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दालों से हमें प्राप्त होता है, पूछ रहा है दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? सबसे ज़्यादा जो विरोध कौन किया हुआ था? राजपूत, मुगल, मराठा और सिख में। तो सबसे ज़्यादा विरोध सिखों के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसी कारण 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध से दही जमता है, दूध से दही जमता है बैक्टीरिया द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, ध्वनि का पूछ रहा है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। तो स्टील में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के जो द्वारा दिया गया था। जब दिल्ली असेंबली में आवाज़ी बम विस्फोट किया गया था तो उनके साथियों के द्वारा और उनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, पूछ रहा है शिवाजी सर्वाधिक किन से प्रभावित थे? तो वो जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं हैं? तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सती प्रथा से भी वो संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से भी वो संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा से वो संबंधित नहीं थे राजा राम मोहन राय।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? पूछ रहा है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं 2 बार शासन किया शेर शाह सूरी के आक्रमण के कारण। 2 बार मुगल शासक जो शासन किया हुमायूं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे पक्की ईंटों के। किससे बने होते थे सिंधु सभ्यता के लोगों के घर? पक्की ईंटों से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानसभा में कम से कम कितने सीट होंगे? 60 और अधिक से अधिक 500, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण कौन कौन से हैं? पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण कौन कौन से हैं? तो अभिक्रिया की सांद्रता ये भी है, तापमान भी है, पृष्ठ क्षेत्र भी है, उत्प्रेरक की उपस्थिति है, यानी ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? तो किसने डाला? वास्को डी गामा ने। 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पे पहुंचा था वास्को डी गामा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? पूछ रहा है भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो सिंहभूम में यूरेनियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। असत्य है, सत्य नहीं, असत्य पूछ रहा है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ना कि 8 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो यही ऑप्शन सही होगा, असत्य है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये बिल्कुल सही है। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पूछ रहा है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात थे। सीमांत गांधी नाम से विख्यात कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? तो सती प्रथा को 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन जी के प्रयास से 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया सती प्रथा को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बटरफ्लाई संबंधित हैं, बटरफ्लाई संबंधित है तैराकी से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार। क्या साधन थे? शिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दे तो क्या होगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की कौन थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत की प्रथम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान ही थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लेकर आया करता हूं। अभी से लेकर मैं दिसंबर 12 तारीख तक लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में
सहायता मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।